तहे दिल से एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 2 सेट डेली कंप्लीट करवाए जाएंगे, ऐसा मैंने आपको क्लास में बताया था। तो आज जो है ये आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं 2 सेट कंप्लीट करवाने वाला हूं, यानी आपके 75 क्वेश्चन जो है ये मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 सेट होंगे। पहला सेट कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा सेट कंप्लीट करेंगे, और अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसमें मिलता रहा तो ये क्लास जो है या फिर ये सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं बेहतरीन तरीके से 2 सेट डेली कंप्लीट करवाऊँगा। और अगर आपके पास 1 महीने भी हैं, अगर आप 30 दिन जोड़ लो और एक दिन में आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, तो 75 को आप 30 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, यानी टोटल हम 2250 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे अगर हम 30 दिन ही कंप्लीट करें तो 2250 प्रश्न जो हैं आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे अगर 30 दिन ही कंप्लीट करते हैं तो। लेकिन कब? जब आप सपोर्ट करोगे तब, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत होती है। अगर आप सभी मित्र सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। मेरे प्यारे भाई, टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मैंने एक लिंक भेजा है जो टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक पास प्रो का। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको फ्री पास प्रो मिलेगा 1 महीने के लिए। 31 जुलाई तक वो वैलिड रहेगा, और वो जो लिंक है वो केवल आज तक ही वैलिड है। तो आप जाकर के उस पास प्रो को ज़रूर ले लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, देखो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते या मौका नहीं दे सकते। मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्लेम नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लेम नाउ को क्लिक कीजिएगा। 1 महीने का बिल्कुल फ्री पास प्रो आपको मिल जाएगा। जो भी आप टेस्ट देना चाहें टेस्ट दे सकते हैं, मॉक देना चाहें मॉक दे सकते हैं। मैंने फ्री में लिंक वो गाइस जो है आपको प्रोवाइड करा दी है, टेलीग्राम पे जाकर के जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से है, उसको आप जरूर देख लेना। चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अपडेटेड आपकी बुक है, यानी जो बुक मैं ये लेकर आया हूँ ये अपडेट बुक है, क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुरुष महिला परीक्षा 2023 जो 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट और 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट पेपर हुआ था, जो निरस्त कर दिया गया है, वो भी इसमें अपडेट कर दिया गया है। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये जो है ये अपडेटेड बुक है। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखते हैं और उसके सवालों को कंप्लीट करते हैं। मेरे प्यारे भाई, सेट नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद आपसे एक छोटा सा निवेदन किया जाएगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो सेट कंप्लीट होने से ही पहले लाइक कर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट नंबर 1 के पहले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है सेट नंबर 1 का। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की मूल इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की मूल इकाई क्या है। देखिए समझिएगा, अगर कहा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर कहा जाए भाषा की मूल इकाई तो वो ध्वनि होती है। बी उत्तर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भाषा की अगर सार्थक इकाई आपसे कहा जाएगा तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य है। अगर सार्थक पूछा जाएगा तो आप वाक्य कहेंगे, और वाक्य से भी छोटी इकाई जो होती है ये उपवाक्य होती है। उपवाक्य से भी छोटी इकाई जो होती है ये पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाएगा कि पदबंध से भी छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो जो होता है आपका वो होता है पद। ठीक है, और पद से भी छोटी इकाई तो अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई कौन सी होती है, जो ध्वनि होती है। तो भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। मतलब ये है कि इसमें विराम जो चिन्ह लगाया गया है ये सही तरीके से लगाया गया है, वो कौन सा वाक्य है। देखिए, सुख दुख उतार चढ़ाव। देखिए, सुख दुख के साथ जो योजक चिन्ह लगा था, लेकिन दुख के बीच में जो उतार लगा ये गलत है, तो पहला ऑप्शन कट गया। सुख के बीच में और दुख के बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा होना चाहिए था, तो बी आंसर कट गया। सुख और दुख के बीच में यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन भी कट गया। सुख और दुख के बीच योजक चिन्ह है, फिर अल्प विराम है। उतार चढ़ाव के बीच जो है योजक चिन्ह है, तो जीवन में आते रहते हैं, बिल्कुल सही है। तो सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। आपको ये बताना है कि वाक्य दिया गया है वह इनमें से एक को जानता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से संज्ञा जो है क्या है। संज्ञा आपको बताना है वह इनमें से एक को जानता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे कहो तो है ये आपका कुछ भी नहीं है, वह जो है आपका ये सर्वनाम हो जाएगा, इनमें भी आपका सर्वनाम से ही संबंधित है। जबकि एक जो है आपका ये संज्ञा हो जाएगा संख्यावाचक। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। गुणवाचक सर्वनाम जो है ये नहीं होता है, क्योंकि गुणवाचक जो है ये सर्वनाम होता ही नहीं, विशेषण होते हैं। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्द के रूप परिवर्तित होते हैं। तो अगर यहाँ पे बात की जाए किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर विशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप भी परिवर्तित होते हैं। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विशेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहन गाँव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। देखिए, वाक्य है सोहन गाँव का मकान देख रहा है। अब आपको ये बताना है कि वाक्य जो दिया गया है सोहन गांव का मकान देख रहा है, इसमें क्रिया क्या है। सोहन जो एक संज्ञा है, गांव भी संज्ञा है, मकान भी संज्ञा है, देख रहा है ये जो है आपका ये क्रिया हो जाएगा। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर। अगला है, मेरा बेटा हजारों में एक है। इसमें हजारों क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो, मेरा बेटा हजारों में एक है। हजारों जो इसमें एक अव्यय पद है, यानी इस पर न तो लिंग का कोई इफेक्ट पड़ेगा और न ही क्रिया का इफेक्ट पड़ेगा। तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा अव्यय। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो संचार होता है, पालन किया जाता है, ग्रीवा छोटी है, तो ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। मनुष्यत्व ये जो है ये आप मनुष्यत्व उनका अच्छा है, ये आप पुल्लिंग कह सकते हैं। बनावट अच्छी होती है, तो ये अभी आपका स्त्रीलिंग है, तो बनावट इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसमें ग्रीवा हो जाएगा। ठीक है, पतलून और झल्लाहट और अक्षुण्णता में अक्षुण्णता हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाए तो पुल्लिंग जो है ये प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है। देखिए, बिल्ली का बिल्लियां, खंभा का खंभे और रस्सी का रस्सियां, पेड़ का पेड़ों नहीं होता। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10, तो अगर यहाँ पे देखा जाए क्रिया का काल कौन सा है, यानी कि इसमें कौन सी क्रिया बन रही है, तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, हेतु हेतुमत भूतकाल। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। देखिए, ये जो है जिन क्रिया के पद से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है, परंतु कार्य किसी कारणवश ना हो पाए, तो उन्हें आप हेतु हेतुमत भूतकाल की कैटेगरी में रखेंगे। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला सवाल है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है। अब देखिए, अगर कहा जाए इसमें तो अकर्मक धातु से बनने वाला, सदैव एक वचन हो, पुल्लिंग हो और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य हो, तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। राइट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध
वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। अगर एक तरीके से मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि री एग्ज़ाम जैसा पेपर मुझे लग रहा है, री एग्ज़ाम जैसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इसी तरीके के सवाल भाई पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना खत्म हो चुकी है। देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, क्योंकि आप जानते हैं कि कारक होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये जो आपके 8 कारक होते हैं इन्हीं के संबंध जो हैं ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होते हैं। तो सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म इसमें कौन सा है। मतलब ये है, कहा गया है कि इसमें असंगत कौन सा, मतलब गलत कौन सा है। देखो, गलत कौन सा है ये आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ असंगत कौन सा है तो पहला ही गलत दिया गया है, क्योंकि तत्सम और तद्भव कहा गया है, मतलब पहले तत्सम का चयन करना है। तो पहले तो यहाँ पे अंगूठा जो है आपका तद्भव है, ये जो अंगुष्ठ है ये तत्सम है, तो तत्सम से तद्भव का देखना था, ना कि तद्भव से तत्सम। तो पहला ही गलत है, क्योंकि अंगुष्ठ जो है आपका ये हो जाएगा तत्सम और जो अंगूठा है ये आपका हो जाएगा तद्भव, लेकिन हमें चयन क्या करना था, तत्सम और तद्भव का, तो ये गलत है। कुष्ठ जो है आपका ये तत्सम है और कोढ़ जो है आपका ये तद्भव, बिल्कुल सही है। काष्ठ आपको जो है तत्सम है, काठ जो है तद्भव है, ठीक है। क्षण जो है आपका तत्सम है और छिन्न जो है आपका तद्भव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निर किसमें नहीं है तो देखिए, निर्भय में निर्भय, निर्दोष में निर्भय, निर्वाह में निर्भय, निकृष्ट में निर नहीं है, क्योंकि निकृष्ट में नि उपसर्ग लगा हुआ है। तो क्योंकि कृष्ट जो है आपका ये मूल शब्द हो जाएगा और जो नि है आपका ये उपसर्ग बन जाएगा, तो निकृष्ट में नि उपसर्ग है, ना कि निर है। अगला, मिलाप शब्द में प्रत्यय बताना है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। मिलाप, मिल जो है आपका ये मूल शब्द हो जाएगा और आप प्रत्यय लग गया है, तो मिलाप में आप प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम युग्म इसमें सही नहीं है, सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, बताओ भाई राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो औचक का अक्सर होता है, बिल्कुल सही है। झिड़कना का पुचकारना विलोम होता है, ये भी सही है। और इसके अलावा गाफिल का खबरदार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पे डमाडोल लिखा है इसका अस्थिर ना करके स्थिर होता है, तो यहाँ पे अस्थिर नहीं स्थिर होना चाहिए, तब भी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डामाडोल लिखा है इसका जो विलोम है स्थिर होता है, ना कि अस्थिर। तो बाकी सभी आपके सही हैं, बी आंसर गलत है। नेक्स्ट है, अनिवार्य का विलोम बताइए। 17 नंबर है, अनिवार्य का विलोम। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अनिवार्य का विलोम, तो ये जो हो जाएगा 17 नंबर सवाल का वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, वैकल्पिक। अगर मैं यहाँ पे जरूरी की बात करूँ, जरूरी का विलोम, तो जरूरी का विलोम हो जाएगा गैर जरूरी, गैर आपका लग जाएगा। पसंद का विलोम नापसंद हो जाएगा और गैर जरूरी का जरूरी हो जाएगा। अगला, कंदर्प, पंचसर और पुष्पंधवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कंदर्प, पंचसर, पुष्पंधवा ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, राइट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कामदेव, तो सही आंसर जो हो जाएगा कामदेव के पर्यायवाची हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ वंशीधर, तो वंशीधर के पर्यायवाची जैसे गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर, कृष्ण, ये जो है ये वंशीधर के पर्यायवाची हो जाएंगे। गौरी सुत जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये गणपति का है, या फिर जिन्हें आप गणेश जी कहते हो तो कहा जाए तो गणपति, लंबोदर, गजमुख, जो लंबोदर है मूषक वाहन है और गणपति है, गजानन है, ये जो है किसके पर्यायवाची हैं, तो ये गौरी सुत के पर्यायवाची हैं, गणेश के पर्यायवाची हैं। अगला मैं बात करूँ यक्षराज, तो यक्षराज जो है कुबेर को कहा जाता है, कुबेर, धनद या फिर कहा जाए धनपति, ये जो है कुबेर के पर्यायवाची हैं, तो यक्षराज जो है कुबेर का है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आनंद शब्द का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, आनंद के पर्यायवाची की बात करूं तो मोद हो गया आपका, हर्ष हो गया, आमोद हो गया, प्रमोद हो गया, उल्लास हो गया, आह्लाद हो गया, ये सभी जो है आनंद के ही पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे कहा जाए तो ए आंसर राइट होगा।
मोद और हर्ष, ये आंसर परफेक्ट होगा। निम्नलिखित इसमें से अंतर का अर्थ नहीं होता। अब आपको ये बताना है अंतर का अर्थ इसमें कौन सा नहीं होता, नहीं आपको बताना है। ये अनेकार्थक की दृष्टि से दिए गए हैं, अंतर का जो है ये अर्थ नहीं होता, नहीं आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं अंतर के अर्थ की बात करूं तो अंतर का जो अर्थ होता है ये दूरी होता है, शेष भी होता है, हृदय भी होता है, आकाश जो है नहीं होता। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, आकाश जो है अंतर का अर्थ नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। संज्ञा और उसकी से बना विशेषण, इसमें कौन सा गलत दिया गया है। 21 नंबर सवाल। देखो ईश्वर से ईश्वरीय, कुल से कुलीन और झगड़ा से झगड़ालू। लेकिन अगर कहा जाए अज्ञान से, तो अज्ञान से अज्ञानता ना बन करके अज्ञानी बनना चाहिए था। तो अज्ञान से जो बनेगा विशेषण वो अज्ञानी बनेगा, अज्ञानता नहीं। तो डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला, जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है, तो उन्हें हम कहेंगे वादी। जो मुकदमा दायर करता है उन्हें क्या कहा जाएगा, वादी। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर। अगला आपके सामने, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी व्यक्ति या फिर सिद्धांत का समर्थन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। 23 नंबर सवाल है। तो राइट जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनुयायी। बी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति या फिर सिद्धांत के समर्थन करने वाले को आप क्या कहेंगे, अनुयायी कहेंगे। बाकी अगर मैं अनुभवी की बात करूं तो वह जो प्रयोग या फिर अनुभव द्वारा, वह मतलब वह व्यक्ति जो प्रयोग या फिर कहा जाए अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से अनुभव किए हों, उन्हें आप अनुभवी कहेंगे। इसके अलावा कहा जाए जिसे बुलाया ना गया हो, उन्हें आप क्या कहेंगे, अनाहूत। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई जिसकी आशा न की जाए, उन्हें आप कहेंगे अप्रत्याशित। अगला है, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद नहीं है। अब देखो अगर आप 24 नंबर सवाल देखो तो हल संधि कोई संधि नहीं होती, तो ए आंसर ही आपका राइट हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। 25 नंबर सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखो जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता या फिर कहा जाए सामसिक या समास पद अव्यय हो, उन्हें आप अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो यथाशक्ति में यथा जो है आपका ये अव्यय जुड़ा हुआ है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला, इसमें से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है 26 नंबर में। अशुद्ध कौन सा है। अब देखो समझने की कोशिश करो। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। बिल्कुल सही है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गलत। रात में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये होना चाहिए था, क्योंकि प्राण जो है आपका ये बहुवचन शब्द है। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे जो है ये राइट हो जाएगा, ये अशुद्ध है। जबकि आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी सही है। अगला, करुण रस का स्थायी भाव बताना है। 27 नंबर है, करुण रस का स्थायी भाव। देखो जो करुण रस का स्थायी भाव है ये शोक होता है। सी उत्तर आपका राइट होगा, शोक। भय की बात करूं तो ये जो है आपका ये भयानक का हो जाएगा। विस्मय जो है ये किसका होता है, आश्चर्य। और जुगुप्सा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विभत्स का। अगला है कि छंदों की गणना किससे की जाती है। छंदों की गणना किससे की जाती है बताएंगे। 28 नंबर सवाल है, छंदों की गणना किससे की जाती है। राइट हो जाएगा वर्ण और मात्रा से, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा, वर्ण और मात्रा से। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वर्ण और मात्रा से। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावें में कौन सा अलंकार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावें, इसमें कौन सा अलंकार है। राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, अनुप्रास। क्योंकि अगर यहाँ पे कहा जाए तो सवर्ण की आवृत्ति जो है लगातार हुई है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे कहा जाए मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक संचित सुमंत बुलाए, तो ये आपका जो हो जाएगा इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार ही हो जाएगा। अगला है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। बताएंगे देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जैकी ओली देरिदा का जन्म जो है 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका अल्जीरिया में, ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है। असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है।
बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। बात तो बिल्कुल सही है, ए आंसर ही आपका राइट होगा। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ए आंसर ही आपका राइट हो जाएगा। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने वाली उपयुक्त लोकोक्ति इसमें कौन सी होगी? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बिल्कुल सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? अब देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिंदी साहित्य के काल विभाजन की, तो अगर यहाँ पे कहा जाए तो आधुनिक काल है, रीतिकाल भी है, भक्ति काल भी है, संयुक्त काल जो है कोई काल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे आधुनिक काल की बात करूँ तो आधुनिक काल जो है ये 1900 से लेकर के अब तक का जो काल है ये आधुनिक काल ही माना जाता है। रीतिकाल जो है 1700 से लेकर के 1900 के बीच के रीतकाल को कहते हैं। भक्ति काल जो है 1375 से लेकर के 1700 के बीच कहते हैं। तो 1375 से 1700 के बीच भक्ति काल, 1700 से 1900 के बीच रीतिकाल और 1900 से अब तक के जो काल हैं उन्हें आधुनिक काल। तो संयुक्त काल कोई काल नहीं होता, डी उत्तर राइट होगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है, फिर दिए गए गद्यांश का बेस पे उत्तर का चयन करना है। गद्यांश में एक बार अच्छे से पढ़ता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वो इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वे अवस्था में मुझसे छोटे हैं तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो गद्यांश दिए गए हैं, इसमें जो मैं सेट करवाने वाला हूँ अब डेली आपका, इसमें जो गद्यांश है आपके नए गद्यांश आएंगे, पुराने गद्यांश एक भी नहीं आएगा। क्योंकि आपने बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर मैं बहुत बार ये सब गद्यांश पढ़ चुका हूँ, तो मैं अब नए गद्यांश लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन गद्यांश आपको मिलेंगे। फिर देखिए, मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफ़ी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबख्त भविष्य मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णुय है। काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो मैं भी, मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं, मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे हैं। मुझे कोई डर नहीं। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराती हो? मनसाराम, तुम तो न 3 में न 13 में बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। ये गद्यांश बहुत भयानक दिया गया था, बहुत खतरनाक गद्यांश था। रिलेटेड सवाल दिए गए हैं। न 3 में न 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? न 3 में न 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा किसी भी गिनती में ना आना। न 3 में न 13 में मतलब किसी भी गिनती में ना आना। अगला सवाल आपके सामने, भर्त्सना का मतलब क्या है? भर्त्सना का मतलब क्या है? भर्त्सना का मतलब ही होता है निंदा और तिरस्कार, यानी ए उत्तर राइट होगा। लेखक की परेशानी का क्या कारण था? जस्ट अभी अभी आपने गद्यांश पढ़ा। गद्यांश के अनुसार लेखक की परेशानी का कारण क्या था? लेखक और उनके जैसे साहित्यकार को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा जिसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ये उनकी मुख्य परेशानी थी। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। इस वजह से भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। तो सेट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसी में सेट नंबर 2 की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं डेली 2 सेट करवाऊंगा। 74-75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं। तो बाकी मेरे प्यारे भाई, आप अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आप इतने समझदार हो कि अगर कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं अब हम अगले गद्यांश की तरफ। अगले सेट 1 इज़ कम्प्लीट। नेक्स्ट सेट नंबर 2 स्टार्ट।
सेट नंबर 2 में पहला सवाल, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो हिंदी भाषा में कुल मिलाकर के 52 वर्ण लिपियाँ हैं। तो जिसमें कहा जाए स्वर आपके कितने हैं? तो 11 हैं। और मेरे प्यारे भाई अगर मैं बात करूं व्यंजन की तो 33। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर के 52 वर्ण लिपियाँ आपकी हो जाएंगी। ठीक है, 25 जो है आपकी स्पर्श हो जाएंगे, अंतःस्थ आपका 4 हो जाएगा, ऊष्म आपका 4 हो जाएगा, संयुक्त आपका 4 हो जाएगा, अयोगवा 2 और द्विगुण आपका 2। तो कुल मिलाकर के 52 आपकी कंप्लीट हुई। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प, मतलब विराम चिन्ह किसमें सही लगा हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो देखिए, काम वाली रोज आती है, यहाँ पे अर्ध विराम नहीं लगना चाहिए था। काम वाली रोज आती है, इसमें कोई चिन्ह ही नहीं लगा है। काम वाली रोज आती है के साथ अल्प विराम, काम करती है और चली जाती है। बहुत बढ़िया, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। आपको बताना है इसमें से संज्ञा क्या है। 3 नंबर सवाल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, जो आपका संज्ञा शब्द है इस दिए गए अगर सवाल की तरफ से देखा जाए तो डी उत्तर राइट होगा। चातुर्य, चातुर्य जो है आपका ये संज्ञा शब्द है, क्योंकि मीठा, मधुर और चतुर ये जो है आपके विशेषण शब्द हैं, लेकिन जो चातुर्य है ये आपका हो जाएगा संज्ञा। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इसमें से किस विद्वान ने किया है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इसमें से किस विद्वान ने किया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर दीमसित्स ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर दीमसित्स ने। देखिए, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख जो है डॉक्टर दीमसित्स ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए जो कोई, सो कोई, कुछ के, कोई ना कोई, ये सभी जो है संयुक्त सर्वनाम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। अब इसमें देखा जाए तो आपका कला का अंतिम, अंतिम आपका विशेषण हो जाएगा, सर्वोच्च आपका विशेषण हो जाएगा और ध्येय आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय ये विशेषण हो जाएंगे। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। 3 कुल मिलाकर के 3 है। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। राइट हो जाएगा, सी उत्तर आपका क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अब अगर देखा जाए तो आज, यहाँ और भीतर ये आपके अव्यय हैं, लेकिन अगर जूता की बात की जाए तो ये आपका कोई अव्यय नहीं है, एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। तो जूता जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है, जबकि अव्यय तो भीतर, आज, यहाँ। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं जिसपे ना तो लिंग, ना वचन, ना कोई कारक, इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। चाहे लिंग का भी नहीं पड़ेगा, ना ही वचन का और ना ही कारक का, कोई भी प्रभाव ना पड़े, उन्हें अव्यय पद कहते हैं। जूता आपका अव्यय नहीं, जूता जो है आपका ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो तो इसमें स्त्रीलिंग नहीं आपसे पूछ रहा है। देखिए, अगर मैं कहूँ स्त्रीलिंग नहीं है, ये पूछ रहा है, नदी बहुत बड़ी है, टोपी तिरछी है, उदासी छाई है, पहिया जो है दौड़ रहा है या पहिया चल रहा है, पहिया टेढ़ा है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? वचन के आधार पर गलत कौन सा है? तलवार का तलवारें, थैला का थैले, चूहा का चूहे, मेहमान का मेहमानों नहीं होगा, ये गलत है। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, मेहमान का मेहमानों नहीं होता। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसमें कौन सा काल है? देखो, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है तो मतलब आसन्न भूतकाल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर, आसन्न भूतकाल। मुझसे अब चला नहीं जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे अब चला नहीं जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के, जिस प्रकार के वाक्यों में असमर्थता दर्शाई जाए उन्हें आप भाववाच्य कहते हैं।
तो मुझसे अब चला नहीं जाएगा, मतलब मैं असमर्थ हूँ चलने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। जिस भी वाक्य में असमर्थता दर्शाई जाती है उन्हें आप भाववाच्य कहते हैं। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। मतलब वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे क्या आप क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। अगला, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असाध्य है, मतलब इसमें गलत कौन सा है। अब देखो, अगर कहा जाए तो करण में से या के द्वारा लगता है, अपादान में से ये भी अलगाव की दृष्टि में होता है, यानी अलग करने की दृष्टि में, और कर्म में को, ये सही है। अधिकरण जो है स्थान की बात बताता है, तो यहाँ पे अगर कहा जाए अधिकरण जो है ये का नहीं होता, का जो है संबंध का होता है, संबंध का होता है का, ये जो है का ये संबंध का होता है। अधिकरण का क्या होता है, में और पर, क्योंकि अधिकरण में स्थान की बात बताई जा रही है, तो में और पर जो है ये अधिकरण के होते हैं, अधिकरण के कारक या फिर परसर्ग होते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, तत्सम शब्द आपको बताना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे तत्सम की बात करूँ तो आंसू जो है आपका तद्भव है, आशीष आपका तद्भव है, आँख भी आपका तद्भव है। तत्सम जो है आपका ये अक्षर हो जाएगा, और इसका जो तद्भव तत्सम हो जाएगा, इसका जो तद्भव हो जाएगा ये हो जाएगा आखर। तो आखर जो है इसका ये तद्भव हो जाएगा, अक्षर का तद्भव आखर हो जाएगा, या अक्षर आप कहेंगे। इस तरीके से अगर लिखा है तो वो आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आंसू की बात करूँ तो आंसू का जो तत्सम होता है ये जो होता है ये आंसू का अश्रु होता है। और अगर मैं आँख की बात करूं तो आँख का जो तत्सम होता है ये अक्षी होता है, और जो आशीष दिया गया है इसका तत्सम जो होता है ये आशीष होता है, आशीष आशीष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। परित्यक्तता और अनुनादित, परित्यक्तता और अनुनादिक। अगर इसमें कहा जाए तो आपका जो परित्यक्तता में उपसर्ग है ये परि उपसर्ग और त्यक्त आपका मूल शब्द हो जाएगा, और आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो परित्यक्तता में परि आपका जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, त्यक्त आपका मूल शब्द हो जाएगा, आ जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। अनुवादित में अगर मैं बात करूं तो अनुवादित में अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा, वाद जो नाद जो है आपका अनुवादित में नाद जो है आपका ये मूल शब्द हो जाएगा, और इत जो है आपका ये प्रत्यय हो जाएगा। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी आंसर है। क्लास में और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा। मेरे प्यारे भाई ई बुक जो है 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है, मात्र 39 रुपये की, क्योंकि दाम तो इसका 99 है, लेकिन अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे आपको मात्र 39 की मिल रही है। खास बात तो ये है कि ई बुक इमेज और कलरफुल के साथ है। डेमो देखना तो दिखा दे। देखिए, जो नए आए हैं उनको डेमो देखना जरूरी है, बाकी जो पुराने मित्र हैं वो जानते ही हैं। ई बुक जो है इमेज कलरफुल के साथ है, यूपी पुलिस कांस्टेबिलिटी एग्जाम के लिए है, और इमेज कलरफुल के साथ इसलिए बनाया गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, आप उबाऊ ना महसूस करें। बाकी मेरे प्यारे भाई पूरे 418 पेज की है, पूरे अच्छे से सिलेबस को कवर किया गया है। खासकर जीके पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि जीके से ही आपको ज़्यादा डर लगता है। तो पूरे 418 पेज की ये ई बुक जो है स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से लाजवाब कंटेंट के साथ बनाई। तो देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए, और इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 इस पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी, इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। नंबर यहाँ पर आप एक बार देख करके जरूर नोट कर लीजिए। अगला सवाल 15 नंबर है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, बंगाली में अगर प्रत्यय की बात की जाए तो बंगाली में बंगाल आपका मूल शब्द हो जाएगा, और ई जो है आपका ये प्रत्यय लग जाएगा। तो बंगाल में ई प्रत्यय लगा हुआ है। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। उत्साह का विलोम क्या होगा। 16 नंबर सवाल, उत्साह का विलोम क्या होगा। राइट हो जाएगा निरुत्साह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, निरुत्साह। अमृत का विलोम इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। अमृत का विलोम आपको बताना है, इसमें क्या हो जाएगा। देखो, अमृत का विलोम जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विष। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मतलब गरीब का पर्यायवाची जो है क्या होगा।
रामू बेहद गरीब है। अब गरीब का पर्यायवाची आपका क्या होगा? मतलब रामू है इसके पास धन नहीं है, तो मतलब निर्धन है, तो बी उत्तर हो जाएगा आपका निर्धन। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची बताइए। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, तो अगर कहा जाए गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, पार्वती, ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? ये अपर्णा के ही हैं। तो अपर्णा शब्द जो है ये पार्वती का पर्यायवाची है। तो पार्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कहा जाए गौरी आपका पार्वती का पर्यायवाची हो जाएगा, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, अर्पणा, ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। औरत के पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? औरत के। आराधना की पर्यायवाची कहा जाए तो प्रार्थना हो गया, पूजा हो गया, अर्चना हो गया। और देवांगना का मतलब मेनका या फिर देववाला या फिर अप्सरा, ये देवांगना का पर्यायवाची हो गया। अगला है कि आँख से अंजन, दांत में मंजन। वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? दांत, आँख में अंजन और दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द क्या जो है ये बताता है? 20 नंबर सवाल। अंजन का मतलब क्या होता है? काजल। तो आँख में अंजन, जिसमें अंजन का मतलब क्या होता है? काजल। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काजल। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन काजल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है सवाल 21 नंबर। संस्कृत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या? अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी। राइट हो जाएगा 21 नंबर सवाल का डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंधा और हिस्सा की बात करूँ तो जो ये कंधा लिखा है फर्स्ट में, इसका जो मतलब होता है ये अंश होता है। इस तरीके से अंश आपका जो कंधा, और इस तरीके का जो अंश होता है ये आपका हिस्सा हो जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे जो आपका दिया गया है दसन और दर्शन, तो दर्शन की बात करूँ तो दवाना और साड़ी का किनारा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सॉरी दसन और दर्शन, अच्छा दसन का मतलब होता है दांत और दर्शन का मतलब जो होता है ये होता है देखना। जबकि दसन और दर्शन जो आपका दमन और दामन है इसका मतलब होता है दबाना और साड़ी का किनारा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे आप क्या कहेंगे? यमुनोत्तरी। तो वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसे आप यमुनोत्तरी कहेंगे। पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय हो, तो पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय उन्हें आप उदयांचल कहेंगे। और पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त हो उन्हें आप अस्तांचल कहेंगे। गंगा जहाँ से निकलती है उन्हें आप गंगोत्री कहेंगे। अगला आपके सामने बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना देख रेख का जानवर, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट हो जाएगा अनेर। अनेर जो है बिना देख रेख के जानवर के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? राइट हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक का अर्थ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंचम वर्ण। तो उसी जो संधि है उसमें उसी वर्ण का या फिर उसी वर्ग का अनुनासिक आएगा अथवा पांचवा वर्ण आएगा। तो 24 नंबर सवाल का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि इसमें से किस युग्म में अशुद्धि है? कहने का मतलब है इसमें से किस युग्म में गलती है? दाल रोटी में द्वंद्व समास है, बिल्कुल दाल और रोटी में द्वंद्व समास है। सच सही यानी 702 का समूह द्विगु। आज जन्म में कहा जाए तो आपका जो है ये अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष में आपका अव्ययी भाव या कर्मधारय समास नहीं होगा। प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास होगा, तो ये कर्मधारय ना होकर के अव्ययी भाव होना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, कर्मधारय नहीं अव्ययी होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। महादेवी छायावादी की कवयित्री थी। जब भी आप आओ मुझे मिलो होना चाहिए था। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन ये गलत है। राम ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो राम ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के प्रकार आलंबन और उद्दीपन, यानी 27 का ए आपका हो जाएगा आलंबन और उद्दीपन। तो राइट क्या हो जाएगा 27 नंबर सवाल का ए आंसर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कमला में कौन सा गण रूप होगा? कमला में कौन सा गण रूप होगा? तो कमला में अगर कहा जाए तो जो गण रूप होगा ये हो जाएगा सगण। तो कमला में सगण हो जाएगा, यानी 2 लघु और 1 गुरु। तो 2 लघु और 1 गुरु यानी कि सगण जो है ये कमला में हो जाएगा, क्योंकि क और मा जो है आपका ये लघु हो जाएगा, ला जो है आपका गुरु हो जाएगा, तो सगण हो जाएगा। डी आंसर राइट होगा। अब ये जो है आपका सगड़ मगड़ जगड़ तगड़ रगड़, ये जो है किस तरीके से आप कहेंगे तो इसके सूत्र होते हैं या माता राजभान सलगा, ये सूत्र होता है। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। सूत्र क्या होता है? या माता राजभान सलगा। अगला आपके सामने मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जहाँ पे वर्गों के बार बार आवृत्ति हो और आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है कि काव्य रीत के कितने भेद हैं? काव्य रीत के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है, काव्य रीत के कितने भेद हैं? बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो हो जाएगा काव्य रीत के भेद तो ये हो जाएंगे 3। कुल मिलाकर के काव्य रीत के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हालांकि आज तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। काव्य रीत के 3 भेद होते हैं। एक होता है वैदर्भी, दूसरा होता है गौड़ी और तीसरा होता है पांचाली। ध्यान रखिएगा। होनहार बिरवान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का निम्न में से क्या मतलब है? होनहार बिरवान के होते चिकने पात, इसका मतलब क्या है? 31 नंबर सवाल बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। तो राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। अगला कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका मतलब क्या है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अगर कहा जाए तो अपने आप को जान करके संकट में डालना, यानी जानबूझकर मौत के गले लगना, तो अपने को संकट में डालना। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ये भी सेट 1 में भी था, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। कुल मिलाकर के 4 खंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कुल मिलाकर के 4 खंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? तो आदिकाल 1050 से 1375 के बीच, भक्ति काल जो 1375 से 1700 के बीच, रीति काल जो 1700 से 1900 के बीच, और आधुनिक काल 1900 से अब तक यानी 1984 के लगभग तक रहा। तो राइट हो जाएगा आपका बी आंसर 4। अब इसके बाद जो आपका दिया गया है वो गद्यांश दिया गया है। मैं एक बार गद्यांश को भी पढ़ लेता हूँ और आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। गद्यांश है कि राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह हो स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्वयं को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वह अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियाँ, रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी है तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या जाति या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहंग से सिमटता जा रहा है
फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध, गृह युद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे और इसका फ़ायदा अन्य बाहरी देशों को होगा। अतः एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्माणात्मक दिशा दे सकें। जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषण से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्वक देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। हालांकि मैं एक तरीके से कहूँ तो ये गद्यांश जो है बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही खतरनाक गद्यांश दिया गया था। अब मैं आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप इस तरीके के गद्यांश को हल करें तो आप कोशिश कीजिए कि आप जब लंबा गद्यांश दिया गया हो तो आप डायरेक्ट सवालों पे आइए। अब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन आप डायरेक्ट सवाल पे आइए, उसके बाद सवाल पढ़िए और जा कर के फिर आप गद्यांश में देखिए। देखो, राष्ट्र, सांस्कृतिक विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। राष्ट्र की बात में अगर करूं तो राष्ट्र आपका जो है संज्ञा हो जाएगा, राष्ट्र सांस्कृतिक आपका विशेषण हो जाएगा, विरासत आपका संज्ञा हो जाएगा। तो डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि अंतर्विरोध शब्द किस प्रकार की संधि है। अंतर्विरोध शब्द किस प्रकार की संधि है, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा विसर्ग संधि। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। अंतः धन विरोध से मिलकर के अंतर्विरोध बनता है, तो अंतः और विरोध से मिलकर के ही अंतर्विरोध बना है, तो विसर्ग संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की दृष्टि जब संकुचित हो जाती है तब क्या होता है, बताइए। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 नंबर। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। राइट हो जाएगा आपका ये आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 2 सेट कंप्लीट हुए, सेट 1 और सेट 2। ये 2 सेट आपके कंप्लीट हुए, यानी टोटल आपके 74 सवाल कंप्लीट, 74 सवाल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मेरे भाई आज की हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, अगर आप कहेंगे तो ये आपको डेली 2 मॉडल पेपर 2 सेट आपको डेली मिलेंगे, लेकिन कब, जब आप सभी की डिमांड्स अच्छी खासी आएगी तब। बाकी PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से है, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी इस पर आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो मेरा भी मन लगता है आपको बेहतरीन क्लासेस देने में। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।